मुंबई, सपनों का शहर। यहाँ पर हर कोई एक नौकरी की तलाश में आता है। हर छोटे छोटे शहर के व्यक्ति आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पूरा भारत यहाँ बसता है। रोहित भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अच्छी नौकरी की तलाश में मुंबई गया था। उसे जॉब मिल भी चुकी थी। उसी की कंपनी में काम करने वाले 3 और लड़कों से उसकी बात हुई। वो तीनों अलग अलग हॉस्टल में रहते थे। उन्होंने ये तय किया कि अब मिलकर एक फ्लैट ले लेते हैं जो उन्हें सस्ता पड़ेगा, साथ ही थोड़ी फ्रीडम भी होगी। उन तीनों लड़कों का नाम था शोभित, आर्यन और सुकेश। जल्द ही उन्हें एक फ्लैट मिल गया जो 3रे माले पर था। उनके ऑफिस से ज्यादा दूर भी नहीं था। इतना उनके लिए काफी था, क्योंकि बैचलर्स को बड़ी ही मुश्किल से फ्लैट मिला करते हैं। ये फ्लैट दूसरों के मुकाबले कुछ कम दाम का था। ये उनके लिए और भी खुशी की बात थी। बिल्डिंग कुछ ऐसी बनी थी कि हर फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट थे। महीने की पहली तारीख पर ये चारों उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। उन लोगों से नीचे कुछ फैमिलीज रहती थी। इस पूरी बिल्डिंग में ये अकेले ही बैचलर्स थे। लैंडलॉर्ड के सख्त निर्देश थे कि रात भर म्यूजिक नहीं बजना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई हुड़दंग नहीं। सामान शिफ्ट करने के बाद चारों बहुत थके हुए थे। शाम को रोहित ने उन तीनों से कहा कि चलो चाय पी कर आते हैं, बहुत थक गए आज। पर तीनों इतने थके हुए थे कि उन्हें 3 माला नीचे उतर कर जाना भी व्यर्थ लग रहा था। सुकेश ने कहा, छोड़ यार, अब खाना ऑर्डर करके खाते हैं बस। पर रोहित को चाय की तलब लगी हुई थी। रोहित ने कहा कि मैं अकेले ही जाकर चाय पी के आता हूँ। बोलो, तुम लोग के लिए लानी है क्या? सबकी हामी के बाद रोहित चाय लेने निकल पड़ा। जैसे ही उसने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला, सामने वाले फ्लैट के बाहर उसे एक बूढ़ी दादी खड़ी नजर आई। उन दादी ने उसे बड़ी ही प्यारी सी स्माइल दी। रोहित एक संस्कारी लड़का था। उसने भी मुस्कुराकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। सामने से उन दादी ने उससे पूछा कि क्या वो लोग यहाँ पर नए आए हैं। इस पर रोहित ने उसने जवाब दिया कि हाँ, हम 4 लोग हैं और आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। उन दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है। वो अपने दरवाजे पर ही खड़ी थी और रोहित को ही देखे जा रही थी। रोहित ने कहा, ठीक है दादी, मैं चलता हूँ। उन्होंने हाँ में मुंडी हिलाई। रोहित नीचे चला गया। थोड़ी देर में वो चाय लेकर वापस आया। उसने सामने वाले फ्लैट की तरफ देखा। उसका गेट ऐसा था जैसे उसमें काफी समय से पेंट ना हुआ हो। उसने मन ही मन सोचा, ये फ्लैट तो शायद बंद है। वो दादी किसी और फ्लैट में रहती होंगी, ऊपर जा रही होंगी। खैर, वो अंदर आ गया। रात को चारों ने खाना वाना ऑर्डर किया और खाकर आराम करने लगे। करीब रात के 11 बजे उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब रोहित ने उठकर कीहोल से देखा तो उसे वही दादी नजर आई। उसने दरवाजा खोलकर फिर मुस्कुराते हुए उन्हें नमस्ते किया। दादी ने रोहित से कहा कि उन्हें उसकी मदद चाहिए। इस पर रोहित ने उन्हें जवाब दिया, कैसे मदद चाहिए? तो उन दादी ने उसे बताया कि मेरे दरवाजे की चाबी खो गई है, जाके किसी चाबी वाले को ले आओगे बेटा। रोहित वैसे तो बड़ा थका हुआ था, पर एक बुजुर्ग को वो मना भी नहीं कर सकता था। उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई। बारी बारी चारों गेट पर आए और दादी को देखा। ये तो सब थके हुए, पर अब यहाँ रहना है तो यहाँ के लोगों से व्यवहार बनाना भी जरूरी है। क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। इसलिए सुकेश ने कहा कि चलो रोहित, हम दोनों गाड़ी से चलकर एक चाबी वाले को ले आते हैं। आर्यन ने तब तक दादी को अंदर आकर बैठने के लिए कहा। इस पर दादी ने कहा कि नहीं, मैं जाकर नीचे एक वॉक लेके आती हूँ, तब तक तुम चाबी वालों को ले आओ। सुकेश और रोहित जाकर एक चाबी वाले को ले आते हैं। जब वो ऊपर आते हैं तो उन्हें कहीं दादी नजर नहीं आती। वो आर्यन को आवाज लगाकर पूछते हैं कि दादी आई थी क्या? इस पर आर्यन जवाब देता है कि
जब तुम लोग गए थे तब वो भी नीचे उतर गई, अभी तक ऊपर नहीं आई है। नंबर वंबर है क्या उनका कुछ? रोहित कहता है, अरे यार ये कहाँ फंस गए। चाबी वाला उन लोगों को घूर कर देख रहा था, जैसे इतनी रात को उसका टाइम वेस्ट करवाया गया हो। उसने गुस्से में कहा, भैया पैसे तो पूरे देने पड़ेंगे, अपनी नींद खराब करके आया हूं मैं, सुबह से काम रहता है मुझे। इस पर सुकेश ने कहा, ये लो, ये दादी ने तो हमें फटका लगवा दिया यार, फ्री में पैसे डूब गए हमारे, कम से कम पैसे तो देकर जाना चाहिए था उन्हें। रोहित ने चाबी वाले से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ यार, आती होंगी। आधा घंटा वेट करने के बाद चाबी वाले ने कहा, अब मुझे जाने दो और मेरे पैसे दे दो मुझे। सुकेश गुस्से में तमतमा रहा था, नहीं अब आए हो तो काम करके जाओ, काम करो, खोल दो ये दरवाजा। इस पर चाबी वाले ने कहा, ओनर कहाँ है? अरे ओनर ने ही हमको बोला है कि गेट खोलना है, मैं कैसे मान लूं? तो भैया एक काम करो, आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, पैसे काम के मिलते हैं, अंदर से आर्यन ने जवाब दिया। चाबी वाले को तो अपने पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने थोड़ी आनाकानी करने के बाद आखिरकार वो दरवाज़ा खोल ही दिया। जब वो दरवाज़ा खोला तो अंदर से धूल की ऐसी बदबू आई जैसे सालों से सीला पड़ा हो। उन लोगों ने चाबी वाले से कहा, ठीक है अब जाओ, हो गया काम तुम्हारा। उसके बाद उन्होंने चाबी वाले को उसके पैसे देकर रवाना कर दिया। अब चारों इस सोच में पड़े थे कि दादी कब आएंगी, दरवाज़ा तो खोल दिया है, इसे खुला भी नहीं छोड़ सकते। 1 घंटे से ऊपर हो गया है, दादी नीचे भी कहीं नजर नहीं आई थी। सुकेश ने कहा, चल अंदर चल के देखे क्या। रोहित को ये सब अजीब लगा, नहीं यार किसी और के घर में घुसना सही नहीं रहेगा। आर्यन ने जवाब दिया कि चलो ना यार, अपने पैसे खर्च हुए हैं। शोभित भी अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ, हाँ चलो देख के आते हैं कैसे रहते हैं बुजुर्ग लोग। सुकेश ने दरवाजा खोला, अंदर पूरा अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। आर्यन ने अपने मोबाइल से फ्लैश लाइट जलाई। पूरे हॉल में जाले भरे पड़े थे, धूल की गहरी परत, जैसे कई सालों से यहाँ झाड़ू ही ना लगी हो। जहाँ जहाँ वो पैर रख रहे थे वहाँ वहाँ उनके पैरों से धूल में निशान बन रहे थे। ये कैसे रहती हैं आंटी? शोभित ने कहा। रोहित ने कहा, चलो यार हमें चलना चाहिए यहाँ से, ये ऐसे किसी के घर में घुसना मुझे सही नहीं लग रहा। तभी उन्हें किचन से जलती हुई लाइट नजर आई और किचन से आती हुई उस रोशनी में उन्हें नजर आई एक परछाई जो धीरे धीरे बाहर की ओर आ रही थी। वो लोग अपनी जगह पर खड़े रह गए क्योंकि फ्लैट तो बंद था, किसी ने एक चूं तक नहीं की। तभी वो परछाई गेट तक पहुंची। सबने देखा कि वो दादी हैं। दादी ने उनसे कहा, अरे आगे तुम लोग। सुकेश ने तुरंत एक स्विच ढूंढकर सारी लाइट ऑन कर दी। रोहित ने कहा, दादी आप कहाँ चली गई थी? उस पर उन्होंने जवाब दिया, ए बेटा मुझे चाबी मिल गई थी, अब तुम लोग तो चले गए थे, मैंने दरवाज़ा भी खटखटाया, कोई बाहर नहीं निकला तुम्हारे घर से। सुकेश और रोहित आर्यन और शोभित को घूर घूर कर देखने लगे क्योंकि दादी ने दरवाज़ा खटखटाया और इन्हें सुनाई भी नहीं दिया। उन दोनों के नैनों से चलते हुए बाणों को समझकर शोभित ने कहा, अरे नहीं दादी, मैं तो गेट के पास ही बैठा हुआ था, आपने कब खटखटाया दरवाज़ा? अरे बेटा मैं बूढ़ी, मेरे हाथों में इतना कहाँ दम, थोड़ी देर खटखटाया, शायद सुनाई ना दिया हो, धीमे आवाज़ हुई होगी। रोहित को ये सब अजीब लग रहा था। उसने कहा, दादी पर हमने जब अभी दरवाज़ा खोला कुछ तो आवाज़ हुई होगी, आप आए क्यों नहीं बाहर? इस पर उन दादी ने जवाब दिया, बेटा मेरे लिए तो एक एक कदम चलना जैसे 100 किलोमीटर चलने के बराबर है, और यहाँ कौन सा चोर चकार आएगा, क्या रखा है मुझ बुढ़िया के पास, आएगा भी तो क्या ले जाएगा। आर्यन ने उनसे पूछा, आपके कोई बच्चे नहीं है क्या? बहू, बेटा, नाती पोते कोई तो होगा। इस पर दादी ने जवाब दिया, सब अपने अपने गृहस्थी में व्यस्त हैं, आजकल बूढ़ों का किसी ख्याल।
अब ये सब सुन चारों थोड़े इमोशनल हो गए थे। थके हारे तो थे, पर उन्होंने फिर भी दादी से कहा, दादी आपका घर साफ कर दें क्या, बहुत गंदा हो रखा है। अरे बेटा तुम लोग क्यों तकलीफ लेते हो, मैं बेचारी बूढ़ी जान ना इतना दम है कि साफ सफाई रोज कर पाऊँ, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि कोई काम वाली रख पाऊँ। इस पर आर्य ने कहा, अरे दादी कैसी तकलीफ, अब बैठिए ना, हम 2 मिनट में साफ कर देंगे। चारों लग गए काम पर। थोड़ी देर में उन्होंने झाड़ू पोछा सारे डस्टिंग का काम कर दिया, और ये करके उन्हें बड़ा ही अच्छा अनुभव हुआ। उनके दिल में एक सुकून सा था। इसके बाद चारों सोने चले गए। अगली सुबह कॉफी बनाकर आर्यन उन दादी के गेट पर खड़ा हो गया। उसने काफी रिंग बजाई। 10-15 मिनट वेट भी किया कि हो सकता है दादी को यहाँ तक आने में टाइम लग रहा हो, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो वापस अपने घर आया और ये बात रोहित से कही, यार वो दादी के लिए कॉफ़ी लेके गया था, दरवाज़ा ही नहीं खोला उनने। रोहित ने जवाब दिया, अरे हो सकता है यार, मॉर्निंग वॉक पे गई हूँ। बुजुर्ग लोग मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर जाते हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी कि उठे और ऑफिस। खैर, इसके बाद चारों ऑफिस के लिए निकल पड़े। आज ऑफिस से वापस आने के बाद चारों ने सोचा कि थोड़ा समय उन दादी के साथ व्यतीत करेंगे। रात को खाना वाना खाकर फिर वो लोग पहुंच गए उन दादी के गेट पर। बहुत देर बैल बजाने के बाद, दरवाज़ा खटखटाने के बाद, थोड़ी आवाज़ देने के बाद सामने से कोई जवाब नहीं आया। अब वो थक गए थे। यार ये दादी तो एरोगेंट टाइप की लग रही हैं, लगता है बस इमोशनल बातें तब करती है जब अपना काम निकलवाना होता है। हाँ, अगर इतनी गरीब हो रही होती तो इतने बड़े फ्लैट में कैसे रहती, पैसे भी तो नहीं दिए हमारे, चाबी वाले पे जो खर्चा हुआ हमारा ही नुकसान हुआ। चारों में यही बात चल रही थी। दरवाज़ा खुलने की कोई उम्मीद ना देखकर वो लोग वापस अंदर चले आए। अगले 2-3 दिनों तक उनमें से किसी ने दादी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, और ना ही उन्हें कहीं दादी नजर आई। त्योहारों का समय आने वाला था। आर्यन और रोहित पहले ही छुट्टी लेकर अपने घर चले गए थे। शोभित और सुकेश 2 दिन बाद जाने वाले थे। 2 दिन उन्हें अकेले ही रहना था। शाम को सुकेश ने शोभित से कहा, मैं नीचे जा रहा हूँ चाय पीने, चलेगा क्या? शोभित ने कहा, नहीं यार, मुझे तो कॉफ़ी पसंद है, सुनना मेरे लिए वेफर्स ले आना। इस पर सुकेश ने हाँ में सर हिलाया। सुकेश अब अपने दरवाजे को खोलकर बाहर निकलता है। कुछ कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाए ही थे कि पीछे से उसे आवाज आती है, अरे बेटा। जब वो पलट कर देखता है तो वही दादी अपने दरवाजे पर खड़ी थी। सुकेश उनसे पूछता है, अरे दादी, बड़े दिनों बाद दिखे, कहाँ चले गए थे? इस पर दादियों ने जवाब देती है कि कहीं नहीं बेटा, मैं तो यही हूँ, कहाँ जाऊँगी इस उम्र में। नहीं, हम लोग ने कई बार आपका दरवाज़ा खटखटाया, बैल भी बजाई, आप तो बाहर ही नहीं आते, बड़े व्यस्त रहते हो। अरे बेटा, मुझे सुनने में भी तकलीफ होती है, पर अभी तो आपको मेरी बातें साफ साफ सुनाई दे रही हैं, सुकेश ने ताने के अंदाज में कहा। ये सब छोड़ो बेटा, एक छोटा सा काम कर दो। सुकेश ने मन ही मन कहा, हाँ देखो अब काम है तो आ गई सामने। बोलिए दादी, क्या काम है? दादी ने उससे कहा कि उनका दरवाज़ा सीलन के कारण थोड़ा फंस सा गया है, बंद तो नहीं है लेकिन खुल नहीं रहा, अर्थात लॉक नहीं है लेकिन खुल नहीं रहा, क्योंकि वो सीलन के कारण मोटा हो गया है और फंस गया है, और उनके पूरे हाथ पैरों में इतनी जान नहीं कि वो दरवाजे को अकेले खोल पाए। सुकेश ने कहा, बस इतना सा काम, चलिए 2 मिनट में खोल देता हूँ। सुकेश आया और उसने दरवाजे को हल्के से धक्का लगाया, और दरवाज़ा वाकई काफ़ी ज़ोरों से फंसा हुआ था।
सुकेश ने कंधे से जोर लगाया। दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। दादी थोड़ा सा पीछे हटना, उसने दादी को पीछे हटने के लिए कहा। अब तो बात इज्जत पर आ गई थी। उसने एक छोटी सी दौड़ लगाकर अपने कंधे से पूरा दम लगाकर उस दरवाजे पर एक प्रहार किया, जिससे दरवाज़ा खुल गया। इस पर दादी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, तोड़ना थोड़ी ही है, खोलना है। सुकेश ने भी हंसते हुए कहा, अरे दादी, खुल तो गया, आप जाइए अंदर। दादी ने उसे कहा, बेटा, तुम भी सोचते होगे दादी बस अपना काम करवाती है। मन में सुकेश ने कहा, हाँ हाँ, सोचते तो ऐसे ही हैं। पर ऊपरी ऊपरी उसने जवाब दिया, अरे कहाँ दादी, कहाँ बातों में पड़ी आप। दादी ने उससे पूछा, बाकी सब बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया दादी, अपने अपने घर गए हैं दो, बस हम भी परसों निकल जाएंगे। उस पर दादी ने उससे कहा कि आओ, तुम दोनों के लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। मेरी इतनी मदद करते हो, बदले में मैंने कुछ नहीं दिया। और उस दिन चाबी वाले को भी तो पैसे देने पड़े होंगे तुम्हें, वो भी ले जाओ बेटा। कितने हुए थे? सुकेश के मन में एक पल में उन दादी की छवि बदल गई। अरे दादी, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? नहीं बेटा। अच्छा, पैसे वैसे छोड़िए, कॉफ़ी बना के पिला दीजिए, आपके हाथ की कॉफ़ी पीने का भी मज़ा आएगा। सुकेश उनके साथ अंदर चला गया। वहाँ शोभित अपने फ्लैट में सो गया था। शाम से रात कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। रात को जब 9:30 बजे उसकी नींद खुली तो उसे ख्याल आया कि सुकेश तो वेफर्स लेके आने वाला था, उठाया नहीं आकर मुझे। उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और सुकेश को कॉल करने लगा। पर हर बार कॉल करने पर उसे एक ही जवाब मिलता कि वो जिस नंबर से संपर्क करना चाह रहा है वो कवरेज क्षेत्र के बाहर है। शोभित ने मन ही मन सोचा, कहाँ चला गया ये कवरेज क्षेत्र के बाहर? ऐसा कहाँ चला गया यार? आधा घंटा वेट करने के बाद वो खुद नीचे उतरा और चाय की दुकान तक गया जहाँ पर सुकेश चाय पीने जाया करता था। दुकान पर जाकर उसने पूछा, भैया वो मेरा दोस्त है ना सुकेश, रोज चाय पीने आता है जो यहाँ पे, मैं भी आया हूँ कई बार उसके साथ, पहचानते उन्होंने मुझे? चाय वाले ने कहा, हाँ हाँ भैया, पहचानते हैं आपको। हाँ, तो वो मेरा दोस्त आया था क्या यहाँ पर? नहीं भैया, कहाँ, लगता है कोई दूसरा ठेला पकड़ लिया आप लोगों ने। कैसी बात कर रहे हैं भैया, आपके यहाँ चाय पीते हैं, आया था कि नहीं ये बताइए। नहीं भैया, आज तो आया ही नहीं। अब शोभित थोड़ा घबराने लगा था। उसने रोहित को और आर्यन को कॉल किया। दोनों ने उससे यही कहा, अरे यार, बच्चा थोड़ी है, कहीं चला गया होगा, कोई दोस्त मिल गया होगा, आ जाएगा 12-1 बजे तक। पर शोभित अकेला था और बिना बताए सुकेश का यूं गायब होना उसे अजीब लग रहा था। खैर, अपने मन को उसने मनाया और इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते रात के 1 बज गए थे। इन सब जद्दोजहद में शोभित ने खाना तक नहीं खाया था। उसने कई बार फ़ोन उठा कर देखा कि कहीं सुकेश का कोई कॉल तो नहीं आया। कई बार उसने सुकेश को कॉल करने की कोशिश भी की। आखिरकार उसने तय कर लिया कि जाकर वो पुलिस में कंप्लेंट करेगा। शोभित अपने दरवाजे से बाहर निकला। जैसे ही दरवाज़ा लॉक करके वो पीछे मुड़ा, उसे सामने वाले दरवाजे पर वो दादी खड़ी नजर आई। दादी ने उससे कहा, अरे बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? शोभित उन्हें देख के थोड़ा हंसपत था। दादी, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे बेटा, ये मेरा दरवाज़ा अटक गया। दरवाज़ा अटक गया? कैसे? पता नहीं कैसे, बारिश का मौसम है ना, सीलन आ गई है। दादी, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। बेटा, बस 2 मिनट लगेगा। मेरी हड्डियों में कहाँ इतनी जान कि इस दरवाजे को दम लगाकर खोल सकूं। दादी, वो सब तो ठीक है, मेरा दोस्त नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकता। कौन तुम्हारा दोस्त? वो दुबला पतला सा लंबे बालों वाला? हाँ हाँ दादी, वही। आपने देखा क्या कहीं? अरे हाँ बेटा, आज शाम को वो यहाँ पर गेट खटखटा रहा था तुम्हारा।
बेल भी बजाई। तुम सो रहे थे क्या? अरे हाँ दादी, मैं सो गया था, पर ऐसी गहरी नींद तो नहीं आती मुझे कि बेल ना सुनाई दे। ठीक है, दरवाज़ा खटखटाना मिस हो सकता है, पर बेल तो बड़ी ज़ोरों की बजती है। कॉल भी तो कर सकता था वो। अरे बेटा, वो थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर उसने किसी अपने दोस्त को फ़ोन लगाया कि आज रात को तेरे पास ही रुक जाता हूँ। कह रहा था बड़ी जम के भूख लगी है। उस टाइम तो उसी ने मेरा ही दरवाज़ा खोल के दिया था। देखो ना, फिर जाम हो गया। दादी, पक्का? अरे हाँ बेटा, पक्का। मैं तो बिना वजह ही परेशान हो रहा था, पता नहीं किस दोस्त के यहाँ चला गया। चलो, कल सुबह तक तो आ ही जाएगा। हाँ, तो आपका ही दरवाज़ा खोलना है ना, मैं खोल देता हूँ। फिर शोभित दम लगाकर दरवाजे को खोलने लगता है। दादी, ये तो वाकई बड़ा खतरनाक फंसा है, आप इसे सुधरवा लेना, नहीं तो आप रोज़ ऐसे फंस जाएंगी। कोई मदद के लिए नहीं मिला तो अंदर कैसे जाएंगी? हाँ बेटा, कल ही सुधरवाती हूँ। ठीक है दादी, मैं थोड़ा दम लगा के खोलता हूँ। शोभित अपने कंधे से एक जोरदार झटका देता है और दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, उसे लगता है पीछे से उसे किसी ने जोर का धक्का दिया। वो मुंह के बल आगे गिर जाता है। फिर उसे पीछे से आती है एक आवाज़। यह आवाज़ थी दरवाज़ा बंद होने की। शोभित जोर जोर से चिल्लाता है, दादी, दादी। बाहर से कोई जवाब नहीं आता। शोभित दरवाजे को जोरों से खींचने का प्रयास करता है, पर कोई फर्क नहीं। वो 2-3 कदम अंदर की ओर जाता है। अब वो कमरों में जाकर खिड़कियां तलाशने लगता है। अंदर सिर्फ किचन में लाइट जल रही थी। जैसे ही वो किचन में एंटर करता है, उसे वहां नीचे पड़े दिखती है एक लाश। वो लाश थी सुकेश की। शोभित पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी उसे अंदर एक बेडरूम से कुछ आवाजें आती है, जैसे कोई दरवाज़ा, कोई अलमारी का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खोल बंद कर रहा हो, और उस कमरे की खिड़कियां भी बार बार टकरा टकरा कर जोरों की आवाज़ कर रही हों। पर खिड़की की आवाज़ उसके मन में एक आशा जगा देती है, जैसे वो उस खिड़की को तोड़कर उसे बाहर निकल सकता है। शोभित वो सो जाता है। उस कमरे में अंधेरा था, इसलिए शोभित अपने फ़ोन से फ्लैशलाइट जला लेता है। वो कमरे में देखता है एक पुराना सा बिस्तर, जिसके ऊपर जमी हुई है वर्षों की धूल, एक अलमारी जिसके ऊपर चालों का सिर्फ साया है, एक टूटी हुई खिड़की। उसके उस कमरे में पहुंचते ही वहां पर सन्नाटा पसर जाता है। तभी उसे हॉल से कुछ कदमों की आवाज आती है। शोभित हॉल की ओर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है। टॉर्च लेकर टॉर्च का मुंह दरवाजे की ओर कर देता है। कौन है, कौन है कहते हुए वो धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक उसके हाथ से जैसे मोबाइल कोई छीन लेता है और ऊपर की सीलिंग पर फेंक के मार देता है। मोबाइल पहले वहां से टकराता है, फिर नीचे आकर फर्श पर गिरता है। पूरी तरह से टूटने के कारण मोबाइल की लाइट बंद हो जाती है। शोभित अब अंधेरे में कुछ नहीं देख पा रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि उसके गले को किन्हीं 2 हाथों ने पकड़ लिया है। 2 हाथ उसे हवा में उठा देते हैं और बुरी तरह से फेंक कर दीवार पर जोरों से टकरा देते हैं। कुछ दिनों बाद छुट्टी खत्म होने के बाद आर्यन और रोहित जब फ्लैट में वापस आते हैं, दोनों मिलकर एक ही बात करते हैं, यार ये सुकेश और शोभित दोनों का ही कॉल नहीं लग रहा। हाँ यार, आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है कब से, कितने दिन हो गए। लेकिन वो सुकेश ने डर डर के फ़ोन लगाया था कि शोभित गायब है। हाँ यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने तो लोड ही नहीं लिया था, घर में था यार, त्योहार का माहौल था। मुझे लगा ये लोग वापस चले गए होंगे, भूल गए होंगे बात करना। हाँ यार, पर हमें आए हुए तो 1 दिन हो गया, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, ऑफिस शुरू हो गया, ये लोग कहाँ हैं? इस पर रोहित कहता है, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। आर्यन और रोहित पुलिस स्टेशन जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद
उस फ्लैट के सामने पुलिस वालों का जमावड़ा हो जाता है। साथ ही बिल्डिंग के मालिक को बुलाया जाता है। बिल्डिंग में रहने वाले हर एक की जानकारी ली जाती है। क्या किसी से इन लोगों की दुश्मनी थी? क्या हुआ था? क्या ये लोग ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करते थे जिससे लोग परेशान थे? क्या कोई ऐसी बात? क्योंकि बैचलर्स हैं इसलिए ऐसे सवाल लाजमी थे। इस पर बिल्डिंग के मालिक ने और आसपास रहने वाले लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल बड़े अच्छे बच्चे हैं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। पर रोहित ने कहा हाँ हाँ, आप चाहे तो सामने वाली दादी से पूछ लीजिए, हमने तो बस यहाँ रहने वाले लोगों की मदद ही की है, और दादी की तो खास तौर पर। तो बिल्डिंग वाले ने कहा किससे बात कर रहे हो? रोहित ने कहा अरे वो दादी सामने वाले फ्लैट में जो रहती हैं, अकेले रहती है ना, वो हमसे ही मदद मांगती हैं हर चीज़ के लिए। बिल्डिंग के मालिक ने इस पे गंभीर मुद्रा में रोहित को देखते हुए कहा वहाँ कोई नहीं रहता। दादी क्या वहाँ कभी कोई रहा ही नहीं? पुलिस वाले ने पूछा क्यों, कोई क्यों नहीं रहा? फ्लैट है, किराए पे देने के लिए होता है, क्यों नहीं दिया तुमने किराए पे? इस पर बिल्डिंग वाले ने कहा कि अरे सर क्या बताऊँ, थोड़ा सा अंधविश्वासी हूँ। एक बाबा हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो 6वें नंबर का फ्लैट पड़ेगा इसको खाली रखना शुभ नहीं है। ये बिल्डिंग बनते ही टाइम उन्होंने देख के कहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने उनकी बात मान ली, पैसे का इतना भी लालची नहीं हूँ, और वो बाबा तो बड़े सिद्ध हैं, बड़ा मानता हूँ मैं उन्हें। रोहित और आर्यन ये सब बातों को आंख फाड़ फाड़ कर देखते हुए सुन रहे थे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? यहाँ पर एक आंटी रहती हैं, हम पागल थोड़ी हैं। इस पर पुलिस वाले ने कहा एक काम करो, ये गेट खोलो, चाबी होगी ना आपके पास? बिल्डिंग के मालिक ने कहा हाँ सर है ना। वो दरवाज़ा खोले उससे पहले ही रोहित और शोभित ने उन्हें घर का पूरा नक्शा बता दिया कि अंदर एक हॉल है, एक बेडरूम है, किचन है, किचन इस किस तरफ है, बेडरूम किस तरफ है, क्योंकि वो उस घर की सफाई कर चुके थे। सब उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। फिर गेट खोला गया और गेट खोलने पर कुछ ऐसा देखने मिला जिसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था। उस घर के अंदर ना ही पुताई हुई थी, ना ही किसी तरह का पेंट हुआ था, ना ही वहाँ पर थी टाइल्स, ना ही वहाँ पर हुआ था कोई प्लास्टर। जैसा घर उन्होंने पहले देखा था वो उसके ठीक विपरीत था, जैसे इसे किसी के रहने के लिए बनाया ही ना गया हो। मालिक ने तुरंत खोलते हुए बोला देखो ऐसा है, जब मुझे मालूम था कि यहाँ किसी को रखना ही नहीं है तो मैं इस पर क्यों मेहनत करता? ऐसे घर में कौन रहेगा? तुम लोग बोल रहे हो कि यहाँ पर दादी रहती थी। तभी थोड़ी हवा के साथ सबको एक जोरों की स्मेल सी आई। सब उस स्मेल के पीछे चल पड़े। ये बदबू कहाँ से आ रही है? ऑफिसर ने कहा। सब बेडरूम की ओर गए। वहाँ का दृश्य देखकर सबकी चीखें निकल आई। वहाँ पड़ी थी शोभित की लाश। कुछ लोग किचन की ओर गए। वहाँ पड़ी थी सुकेश की लाश। इस केस में कोई भी कल्प्रिट नहीं नजर आ रहा था। एक बंद घर जिसकी चाबी सिर्फ मकान मालिक के पास थी। दो दोस्त जो उस वक्त वहाँ थे ही नहीं। कुछ समय इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। पर वो फ्लैट और वो दादी रोहित और आर्यन के मन में और उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के मन में एक गहरा घाव छोड़ के गई थी। पर उन्होंने इस सब को भुलाने की इसलिए कोशिश की क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब ना हमारे पास होते हैं ना किसी और के पास।